नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक बीशेट ने किया था। और जो टिश्यू शब्द है इसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सचर से हुआ है। तो टेक्सचर से ही ये टिश्यू शब्द बना है और टेक्सचर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बुनना। तो इसी से बना है टिश्यू। और सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बीशेट ने किया था। और ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्केलो माल्फिगी ने की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो मार्केलो माल्फिगी ने की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि ऊतक यानी टिश्यू है क्या। तो समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। तो जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कोशिका वाली वीडियो में बताया था कि जो भी जीवधारी होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? कोशिका। तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल यानी कि कोशिका। और इन्हीं कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं। सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और जब यही कोशिकाओं का ग्रुप मिल जाता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। और ऊतक के ग्रुप से अंग बनता है और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से मिलकर एक जीवधारी का शरीर बनता है। तो जैसे सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल को मिलाकर क्या बनेगा? ऊतक। और ऊतक को मिलाकर कोई ना कोई अंग बनेगा। जैसे हमारे शरीर में ही देखो, पाचन तंत्र का उदाहरण लें तो छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये क्या है? ये सभी अंग हैं। तो ये ऊतक के समूह से बने हैं। और अंगों के समूह से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इन सब से मिलाकर क्या बनेगा? पाचन तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र को मिलाकर क्या बनेगा? एक जीव बनेगा, जीवधारी का शरीर बनेगा। तो सबसे छोटी इकाई है कोशिका और कोशिका के ग्रुप को ही ऊतक कहा जाता है। तो समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। और ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू और पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप ऊतक के बारे में हम जब बॉटनी पढ़ेंगे ना, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। आज हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अब हम जंतु ऊतक के प्रकार देख लेते हैं कि आखिर जंतु ऊतक कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक। पहला प्रकार है उपकला ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। इनको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले देखते हैं उपकला ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है और यह शरीर के खुली सतहों यानी कि ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है।
जो हमारे शरीर की ऊपरी त्वचा है ना, ये इसी टिश्यू से बनी है, उपकला ऊतक से बनी है। तो यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता हो। तो हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी है और इसी ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और यह ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका काम क्या है? तो यह हमारे शरीर के बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो जो हमारी त्वचा है इसी ऊतक की बनी है, उपकला ऊतक की बनी है और इसी ऊतक की कमी से क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ठंड से बचाने का काम भी यही टिश्यू करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो जो उपकला ऊतक है ये कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। तो हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हम उसका पहला प्रकार देख रहे हैं, उपकला ऊतक। और जो उपकला ऊतक है ना, ये भी 4 प्रकार का होता है। तो बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न भी बनता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो जो उपकला ऊतक है ये 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सरल शल्की उपकला, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तीसरा है स्तंभाकार उपकला, कोलमनर एपिथेलियम। चौथा है घनाकार उपकला, क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो 4 प्रकार हैं उपकला ऊतक के। तो जो पहला प्रकार है आगे हम देखेंगे, इसका नाम क्या है, सरल शल्की उपकला। तो इसमें जो कोशिका होती है ना, इसकी एक ही लेयर होती है। तो कोशिकाओं के समूह से ही तो टिश्यू बनता है। तो इसमें जो कोशिका होती है उसकी एक ही लेयर होती है। और जो स्तरित उपकला है इसमें आप देखेंगे कि कोशिकाओं की बहुत सारी लेयर होती है। तीसरा है स्तंभाकार उपकला। तो इसमें आप देख रहे हैं जो कोशिका है स्तंभ के जैसी है, यानी कि खंबे की तरह है। तो इसे कहते हैं कोलमनर एपिथेलियम। चौथा है घनाकार उपकला। इसमें जो कोशिका की आप शेप देख रहे हैं ये घन की तरह होती है, क्यूब की तरह होती है। तो एक एक करके अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो उपकला ऊतक का पहला प्रकार है सरल शल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये है सरल शल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि चपटी है और अत्यधिक पतली है और इसकी कोशिकाओं में जो केंद्रक हैं वो भी चपटे होते हैं। तो शल्की उपकला के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण हैं शरीर की बाहरी सतह पर जो हमारी त्वचा है ये क्या है, ये शल्की उपकला का उदाहरण है। हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे हैं, इसके 4 प्रकार हैं। तो चारों प्रकार में जो शरीर की बाहरी त्वचा आ रही है ये सरल शल्की उपकला का उदाहरण है। उपकला ऊतक के अंदर तो आएगी ही, पर उपकला ऊतक के अंदर भी अगर उसकी भी टाइप देखें तो सरल शल्की उपकला का उदाहरण है शरीर की बाहरी सतह। और रक्त नलिकाएं जो हैं उनकी जो दीवार होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी इसी ऊतक की बनी होती हैं। फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश होता है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसी में हवा भरती है, तो वो भी किसकी बनी होती है, तो इसी शल्की उपकला की बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो हमारी ग्रास नली है, आहार नली है, ये भी किसकी बनी होती है, तो ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलता है, शरीर की बाहरी सतह पर, रक्त नलिकाओं की दीवार पर, फेफड़ों के अंदर वायु कोश में और ग्रास नली में। उसके बाद है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसका नाम ही क्या है, स्तरित, यानी कि स्तर। तो इसके आप देखेंगे कि कई सारे लेयर हैं, कई सारे स्तर हैं। तो त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई सारे एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। तो शरीर की त्वचा को कटने से बचाने के लिए ये टिश्यू हमारे शरीर पर उपस्थित होते हैं, ताकि जो कोशिकाएं हैं वो आसानी से कटे ना, इसीलिए ये त्वचा में उपस्थित होते हैं। और ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं
इसीलिए इसे स्तरित उपकला कहा जाता है। तो स्तरित उपकला का काम क्या है? तो इसका काम कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाना है और ये एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसे स्तरित उपकला या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। उसके बाद आगे हम एपिथेलियम टिश्यू का तीसरा प्रकार देखते हैं, घनाकार उपकला क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो यह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए इसे घनाकार उपकला कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसकी जो शेप होती है घन के आकार की होती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण है, यानी कि सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन है। तो ये ऊतक कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर स्त्राव या अवशोषण हो रहा हो वहाँ पर यह ऊतक पाया जाएगा, जैसे कि लार ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में, वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में घनाकार उपकला देखने को मिलती है। तो जहाँ पर भी किसी चीज़ का स्त्राव हो रहा होगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे लार ग्रंथियों में लार का स्त्राव हो रहा है, गुर्दे की नलिकाओं में भी स्त्राव हो रहा है, वृषण जो कि मेल में पाया जाता है और अंडाशय फीमेल में पाया जाता है। तो यहाँ से भी आपको पता है स्त्राव देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी स्त्राव देखने को मिलेगा वहाँ पर कौन सा टिश्यू होगा? तो घनाकार उपकला होगी, जो कि एपिथेलियम टिश्यू का प्रकार है। उसके बाद इसका चौथा प्रकार है स्तंभाकार उपकला कोलमनर एपिथेलियम। तो यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होगा। तो आप देख रहे हैं जो ये टिश्यू है इसके जो सेल हैं ये लंबी और पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है और इसके सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है? माइक्रोविली यानी अंगुलीनुमा संरचना जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर आपको ये टिश्यू देखने को मिलेंगे। जैसे जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत, तो आप देखते हैं ना वहाँ पर अंगुलीनुमा संरचना देखने को मिलती है। तो किस चीज़ का बना होगा? कोलमनर एपिथेलियम का बना होगा। जैसे कि अमाशय की लाइनिंग और परतों में जो हमारा अमाशय है इसमें जो अंदरूनी लाइनिंग है ना, ये किसकी बनी होती है? स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। और जो हमारी छोटी आंत है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो जहाँ अंगुलीनुमा संरचना देखने को मिलेगी आप समझ जाना वो स्तंभाकार उपकला से बना है। तो उसके बाद एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप देखते हैं, पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। तो पेशीय ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियाँ निर्मित होती है। तो जंतुओं में हम भी यानी कि मानव भी आ जाते हैं। तो पेशीय ऊतक कौन से ऊतक हैं? जिनसे हमारे शरीर की जो मसल बनती है ना वो पेशीय ऊतक से बनती हैं। तो पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। तो जो मसल के सेल होते हैं ये लंबी और पतली कोशिकाओं से बने होते हैं और पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। तो पेशीय ऊतक के कारण ही हम अपने हाथों पैरों को हिलाते डुलाते हैं, क्योंकि हमारे हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, उसमें गति पैदा कर सकते हैं। तो इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचनशील प्रोटीन यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। तो इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। तो हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हम अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं यानी रिलैक्स कर सकते हैं और इसी से गति उत्पन्न होती है। तो पेशीय ऊतक से ही हमारी जो मसल है वो बनी है। अब आगे हम जो पेशीय ऊतक है इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो पेशीय ऊतक के 3 टाइप्स हैं। पहला है रेखीय पेशीय ऊतक। तो देखिए जो रेखीय पेशीय ऊतक है ना, इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसे रेखीय पेशीय ऊतक भी कहा जाता है, कंकाल पेशीय ऊतक भी कहा जाता है और स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। तो रेखीय पेशीय ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, बेलनाकार और रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। आगे हम देखेंगे। और कंकाल पेशीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और स्वैच्छिक पेशीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो इसीलिए इसे 3 नामों से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार है अरेखीय पेशीय ऊतक। तो इसे भी 3 नामों से जाना जाता है। अरेखीय पेशीय ऊतक, चिकनी पेशीय ऊतक और
अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा प्रकार है हृदय पेशीय ऊतक, जिससे हमारा हृदय बना होता है। तो 3 प्रकार हैं पेशीय ऊतक के, रेखीय पेशीय ऊतक, अरेखीय पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। तो सबसे पहले देखते हैं रेखीय पेशीय ऊतक। तो इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं ये लंबी, बेलनाकार और एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ना, ये लंबी, बेलनाकार रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रेखीय ऊतक कहा जाता है। और इसके साथ ही ये जो मसल हैं ये हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करती हैं, इसीलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। तो जो हमारी हड्डियां हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारा बाइसेप है, इसके ऊपर जो मसल होती है ये कौन सी मसल होती है? तो ये रेखीय यानी कि कंकाल पेशीय ऊतक होते हैं। उसके बाद जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है और ये वहाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। तो जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हाथों पर हम अपने हाथों को अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, पैरों को अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं। तो यहाँ पर भी जिन अंगों पर भी हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पर जो मसल पाई जाती हैं वो स्वैच्छिक ऊतक की बनी होती हैं। तो तीनों नाम हमें क्लियर हो गए कि इन्हें रेखीय, कंकाल और स्वैच्छिक पेशीय ऊतक क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये लंबी, बेलनाकार होती हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय ऊतक कहते हैं। हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसे कंकाल ऊतक भी कहते हैं। और जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। तो यह पेशियाँ मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन और अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो सीधी सी बात है, जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ना, वहाँ पर जो मसल पाई जाती है वो किसकी बनी होगी? तो वो स्वैच्छिक पेशीय ऊतक की बनी होगी। जैसे हमारे हाथ पर जो मसल है, पैरों पर जो मसल है और हमारी गर्दन, हम अपनी गर्दन को अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं ना, हमारे नियंत्रण में है। तो यहाँ पर जो भी मसल पाई जाएगी वो स्वैच्छिक पेशीय ऊतक की बनी होगी। उसके बाद देखते हैं अरेखीय, चिकनी और अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक। तो यह पतली और लंबी होती है, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, तो इन्हें अरेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। और इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं। जैसे कि हमारी छोटी आंत है, अमाशय है, इन पर हमारा नियंत्रण है? नहीं है। जब हम भोजन खाते हैं उसके बाद भोजन आगे जाकर पचता है, अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं करेंगे ना कि आज हम भोजन को नहीं पचाएंगे, कल पचाएंगे। वहाँ पर हमारा जोर नहीं है। वो तो जो प्रोसेस है वो अपने आप काम करता है ना। जैसे हम भोजन खा लेते हैं उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप काम करती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, और जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वे स्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं। जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, हम भोजन तो डाल लेते हैं, उसके बाद जो भोजन के पचने की प्रक्रिया है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना, इन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक पाया जाएगा। उसके बाद है पेशीय ऊतक का तीसरा प्रकार, यह है हृदय पेशीय ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो हमारा हृदय हृदय पेशी का बना होता है और यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया भी अनैच्छिक होती है। हमारी मर्जी से हमारा दिल नहीं धड़कता, बल्कि हमारे दिल की मर्जी से हम धड़कते हैं। मतलब कि जब तक हमारा दिल धड़क रहा है तब तक हम धड़क रहे हैं, तब तक हम जीवित हैं। जैसे ही दिल ने धड़कना बंद कर दिया हम भी धड़कना बंद कर देंगे। मतलब कि जो हमारा हृदय है ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता। ये किस पेशी का बना होता है? तो ये अंदर से किस पेशी का बना होता है? तो हृदय पेशी का बना होता है। तो आगे अब हम एनिमल टिश्यू का तीसरा प्रकार देखते हैं, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं नर्वस में पाए जाते हैं और यह शरीर में की गई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। तो तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं। तो नर्वस सिस्टम पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर तो आप बस इतना समझ लीजिए
कि एनिमल टिश्यू का एक प्रकार है तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक में क्या क्या शामिल है, तो मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी तंत्रिकाएं, ये तंत्रिका ऊतक में शामिल हैं, जो कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। और जो तंत्रिका ऊतक है, इसकी कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसकी कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका ऊतक नहीं है, तो मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड और तंत्रिकाएं, ये तंत्रिका ऊतक के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ भी दिया होगा तो वो तंत्रिका ऊतक में नहीं आएगा। तो तंत्रिका ऊतक के बाद अब हम एनिमल टिश्यू का चौथा और आखिरी प्रकार संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, जैसे कि अस्थि यानी कि हमारी हड्डी, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और रक्त यानी कि ब्लड। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अस्थि यानी कि बोन। तो पिछली वीडियो में मैंने पूरे कंकाल तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने 206 हड्डियों के बारे में आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो हमारी हड्डियां हैं ये संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। तो हड्डियों का काम क्या है, तो शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती हैं और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये ब्लड के पार्ट हैं, तो इनके फॉर्मेशन का काम भी हड्डियां करती हैं। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, वहीं पर इनका आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। और बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। तो हड्डियों के अंदर हमें कौन से मिनरल देखने को मिलते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम क्या करती है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। और इसमें उपस्थित जो हड्डियां होती हैं, इनमें उपस्थित सेल को ओस्टियोसाइट कहा जाता है। तो अस्थि के बाद देखते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो कार्टिलेज क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे हड्डी के दो जोड़ हैं, इनके बीच में आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो कार्टिलेज क्या है, ये एक प्रकार की नरम हड्डी होती है। जैसे हमारा जो कान का पिन्ना होता है, कान के बाहर जो नरम हड्डी है ये उपास्थि की बनी होती है। आपकी जो नाक है, नाक के ऊपर का भाग जो देखते हैं नरम सा, ये भी उपास्थि का ही बना होता है। तो उपास्थि एक प्रकार की नरम हड्डी होती है। ये हड्डियों के जोड़ों पर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करती है। हमारे कान का जो पिन्ना है वहाँ पर भी आपको उपास्थि देखने को मिलेगी। नाक है, नाक के ऊपर का जो नरम भाग है, यहाँ पर भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो कार्टिलेज में उपस्थित जो सेल होते हैं इन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। जो अस्थि यानी कि हड्डी में सेल पाए जाते हैं उन्हें ओस्टियोसाइट कहा जाता है और जो उपास्थि में सेल पाए जाते हैं उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो हमने अस्थि देख ली, उपास्थि देख ली, अब हम लीगामेंट और टेंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंडन क्या है, तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी हड्डी है और ये मसल है, मांसपेशी है। तो जो इसको आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उस टिश्यू को टेंडन कहते हैं। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को लिगामेंट कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा पैर है, पैर की ये ऊपर की हड्डी है, ये हमारा घुटना है, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करती है, लिगामेंट करती है। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है, तो टेंडन करता है। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। उसके बाद देखते हैं रक्त, ब्लड। तो रक्त या रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं और इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं ये बिखरी रहती हैं।
तो रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी उत्तक है। तो एकमात्र ऐसा संयोजी उत्तक है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एकमात्र तरल संयोजी उत्तक है। तो जो रक्त है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है कैसे बना है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ब्लड के ऊपर हम पूरी डिटेल में वीडियो देखेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ब्लड उसका पार्ट है और एकमात्र तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर हमने एनिमल टिश्यू के चारों प्रकार देख लिए। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो एपिथेलियम उत्तक यानी कि उपकला उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लीगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लीगामेंट किसको जोड़ती है? तो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रक्त होता है तो रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है, उपकलित उत्तक है या दोनों है? तो रक्त संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं, इनमें कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो इनमें स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि इनको हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं ना। तो इनमें स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हृदय डैश से बना है। तो बताइए, हृदय संयोजी उत्तक से बना है, तंत्रिका उत्तक से बना है या पेशी उत्तक से बना है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, पेशी उत्तक से बना है। और कौन सी पेशी से बना है? तो हृदय पेशी से ही बना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। तो एनिमल टिश्यू का प्रकार कौन सा नहीं है? तो उपकला ये तो है, पेशीय ये भी है, और संयोजी ये भी जंतु उत्तक का प्रकार है, अवकाशी ये जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो मांसपेशियां, रेशे, हड्डी और कोशिका, इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक है? तो हड्डी यानी कि बोन ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उपास्थ्यों में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो उपास्थ्यों में कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हड्डियों में ओस्टियोसाइट और उपास्थ्यों में कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आरेखित पेशी है ये अनैच्छिक होती है या ऐच्छिक होती है। तो जो रेखीय पेशी है ये ऐच्छिक होती है और आरेखीय पेशी अनैच्छिक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ती है। तो हमारी मसल को हमारी बोन से कौन सा उत्तक जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा टेंडन, ऑप्शन डी। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि अस्थि है। तो अस्थि आपको बताना है कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम, संयोजी, तंत्रिका या पेशी उत्तक। तो जो हड्डी है ये संयोजी उत्तक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।